साल 2024 का पितृपक्ष 17 सितंबर पूर्णिमा वाले दिन से शुरू हो रहा है और अमावस वाले दिन तक चलने वाला है। और इस पूरे पखवाड़े में हम अलग अलग प्रयत्न करके, अलग अलग तरह की डोनेशंस करके, रिचुअल्स करके, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, यानी हम जिनकी वंशावली हैं, उनकी सदगति की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से उनके लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और इन सब के पीछे पर्पस क्या रहता है? पर्पस ये रहता है कि वो जहां जिस भी योनि में हैं, ईश्वर उनको सदगति दे। और दूसरा पर्पस ये रहता है कि अगर कोई एंसेस्ट्रल कर्स, उन पितरों का कोई ना कोई दोष अगर हमारे जीवन में दिख रहा है, तो उसके प्रभाव भी खत्म हो और हम भी सुख और संपन्नता की तरफ बढ़ें। यहाँ पे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं। कई लोग इसमें बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते इन सारे रिचुअल्स में। कई लोग कहते हैं यहाँ पे किसी का खिलाया पितरों तक कैसे पहुंचेगा। ये सारी चीजें अज्ञानतावश होती हैं। जब लोगों को किसी चीज का कारण पता नहीं होता है, तब लोग ऐसी बातें करते हैं। अब जब आप जान लेंगे कि आपको अपने पितरों की शांति के लिए दरअसल कौन सा रिचुअल करना चाहिए, डोनेशन कौन सी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, तो फिर आपके द्वारा किया गया जो उपाय है वो लगता भी है, उसको और मन से आप कर पाते हो। जो भाव आपके अंदर से निकलता है ना, वो सच में सारे का सारा खेल जो है ना भाव का होता है। और जो भाव तब निकलता है ना, वो पितरों से आपको कनेक्ट भी करवाता है, कोई भी दोष हो उसको शांत भी करवाता है, और पितरों का आशीर्वाद डायरेक्टली आप तक पहुंचता भी है। तो इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले तो पितृ किनको बोला जाता है? पितृ वो जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके हम वंश लाइनेज जिनकी हम हैं, वो हमारे पितृ हैं। नॉर्मली हमें क्या होता है कि हमें यह पता होता है कि हमारे पिताजी का नाम क्या है, दादाजी का नाम क्या है, ज्यादा से ज्यादा उनके पिताजी यानी परदादाजी का क्या नाम है। ज्यादातर जनरेशन जो हैं 3 या 4 पीढ़ी से ज्यादा पुराने नाम भी याद नहीं रख पाती। तो उनके द्वारा किए जाने वाले जो भी रिचुअल्स थे, उनसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? आज मॉडर्निटी के नाम पे, आज आधुनिकता के नाम पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुराने चलते आ रहे फैमिली रिचुअल से दूर हो रहे हैं। उनके पीछे कई कारण होते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल, और कई कारण होते हैं मॉडर्न सोच। हम इन चीजों में बिलीव नहीं करते। लेकिन ये जो फैमिली दर फैमिली, पीढ़ी दर पीढ़ी रिवाज चलते आ रहे हैं ना, ये फालतू रिवाज नहीं है। ये रिवाज आपके पितरों, आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए त्याग का सूचक होते हैं। उन्होंने जो भी आपके वंश के लिए, आपकी फैमिली के लिए रिचुअल बनाए ना, वो रिचुअल दरअसल वो सूचक थे कि आपको एज अ वंश सरवाइव करने के लिए, जीवन में ग्रो करने के लिए कौन कौन से रिचुअल करने जरूरी हैं। और एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि जब भी आप अपने रिचुअल से दूर होते हैं तो आप अपनी जड़ों को हल्का कर लेते हैं। और जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होती हैं ना, किसी भी आंधी तूफान में वो पेड़ सबसे पहले गिरता है। तो हर एक की लाइफ में खराब सेशन आएंगे, लेकिन जिनकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी ना, वो उन सेशन में धाराशायी हो जाएंगे। लेकिन ठीक उसी जगह पे जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं, वो किसी भी आंधी तूफान भूकंप में सरवाइव कर जाते हैं। तो पितृपक्ष आपको अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका देता है। पितृपक्ष जो है वो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद पाने का मौका देता है। और स्पेशली जिनके जीवन में पितृदोष चल रहा होता है ना, उनके लिए ये एक अवसर बन जाता है अपने पितृदोष को समाप्त करने का। अगर आपने मेरा पितृदोष वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो इसके बाद आप पितृदोष वाले वीडियो को रेफर जरूर करिएगा। लेकिन फिर भी एक रेडी रेकनर दे देता हूं कि यूं तो पितृदोष है ना, बहुत सारे लोग पितृदोष का नाम लेके डराते हैं। ज्यादातर लोगों के केस में पितृदोष अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जिनके जीवन में पितृदोष होता है ना, बर्थ चार्ट से एकदम वो दिखे ना दिखे, लेकिन पितृदोष की निशानियां क्या होती हैं कि उनका जीवन में इनकम का सोर्स, फाइनेंसेस जो है वो रेगुलर नहीं चल पाते हैं। यहां पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि खाली फाइनेंसेस जो है पितृदोष से नहीं जोड़ के देखे जा सकते। कई लोगों के घरों में शादियां ही नहीं होती हैं तो टिकती नहीं है। बेटी ब्याह के कहीं गई, वो रूठ के वापस आ गई, या घर में बहू आई, वो घर में किसी ना किसी तरह का परेशानी क्रिएट कर रही है, या आगे वंश नहीं बढ़ता है, आगे संतान ही पैदा नहीं हो पाती है, या घर में फैमिली मेंबर्स के आपस में कलेश इस तरह से रहते हैं कि वो कभी भी घर में एक खुशनुमा माहौल नहीं बना पाते हैं। घर में किसी ना किसी तरह का बीमारी का वास ऐसा हो जाता है कि बीमारी एक की ठीक हुई, दूसरे की लग गई, दूसरे की ठीक हुई, तीसरे की लग गई, और नहीं तो फिर से पहले की वापस आ गई। घर से दवाइयां कभी खत्म ही नहीं होती हैं और लाइफ जो है सीलिंग बन जाती है, एक लेवल से ऊपर लाइफ नहीं जा पाती है।
आपके आसपास वाले, आपके रिश्तेदार, आपके जो बाकी लाइनेज वाले हैं, उनको आप ग्रो करता देखते रहते हो, लेकिन आप एक ही जगह पे रहते हो। ये पितृदोष की बड़ी निशानियों में से एक निशानियां हैं। और सबसे बड़ी जो पितृदोष की निशानी होती है ना, इंसान का माइंड ब्लॉक हो जाता है, नुक्स को पहचानता नहीं है और अजीब से कंफर्ट जोन में रहता है, खुद भी ग्रो करने की कोशिश नहीं करता है। यह होता है कि जब बुद्धि विपरीत हो जाती है। बुद्धि को सही करना है तो सबकॉन्शियस के लेवल पे चलना होगा। सबकॉन्शियस सीधा सीधा आपके पितरों की ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। तो इस पितृ पक्ष में आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए एक जानकारी आपके लिए बड़ी जरूरी है। वो ये कि पितरों से जोड़ने वाले प्लैनेट कौन से होते हैं। कार्मिक कंट्रोलिंग प्लैनेट्स बर्थ चार्ट में बोला जाता है राहु को और केतु को। राहु केतु जो हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, चंद्रमा के मूवमेंट में ये नोड्स होती हैं, लेकिन राहु और केतु को कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट क्यों बोला जाता है कि ये आपकी लाइफ के छिपे हुए जो कर्मास हैं उनको शो करते हैं। और इनमें से जो राहु है ना, इस जीवन में क्या लेने की प्यास है आपकी, वो राहु बताएंगे। लेकिन इस जीवन में आपको क्या देना है, जो आपके पितरों द्वारा दिया जाना था लेकिन उन्होंने आपको साधन बनाया देने का, वो केतु बताते हैं। तो आपको इस पितृ पक्ष में क्या करना है, जो आपके बर्थ चार्ट के केतु कह रहे हैं ना, उन चीजों को आप डोनेट करिए, उन चीजों को आप समाज में बांटिए। कैसे बांटना है अभी बताता हूं आपको, लेकिन जब आप आपके केतु द्वारा गाइडेड चीजें बांटेंगे ना, वो आपके पितरों द्वारा जो पेंडिंग कर्मस आपको मिले हैं ना, ये उनका सूचक होती हैं। और पितृ पक्ष में आप अपने एंसेस्टर्स का नाम लेके, उनके नाम आपको पता है नहीं पता है, वो भी करके आप जब वो केतु द्वारा बताई गई चीजें बांटेंगे ना, तो ये सीधा सीधा दान जो है ना, उनके आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में रेजोनेट होगा। इसी वीडियो के अंत में जाके मैं आपको एक और विशेष एक्सरसाइज भी बताने वाला हूं कि इस पितृपक्ष में आपने करनी है और जिसका सीधा सीधा फल आपको आने वाले समय में अच्छा मिलेगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अगर आपके केतु आपके बर्थ चार्ट में जिस भी पोजीशन पे हैं, आपको इस पितृपक्ष में वो दान क्या करना है। अगर लग्न में आपके केतु हैं, तो लग्न में आपको केतु मिले ही क्यों हैं? लग्न में आपको केतु इसलिए मिले हैं कि आप बिल्कुल लोगों से डिटैच से ही रहें, आप अपनी धुन में मस्त रहें और केवल अपने लिए सोचें। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को डिफाई करके, चैलेंज करके आप इस पितृ पक्ष में, सबसे पहले तो आपके लग्न में केतु है ना, आपको क्या करना है, खुद को क्वालिटी टाइम तो देना ही देना है, लेकिन साथ ही साथ में आपको लगातार किसी धर्म स्थान पे जाके बैठना है। पूरे के पूरे जो पूर्णिमा से लेके अमावस तक का समय है ना, आपको क्या करना है, आपको डिटैच रहने की जगह पे ईश्वर से जुड़ना है और रोज रात को किसी भी मंदिर में अपने इष्ट के आगे एक घी का, स्पेशली गाय के घी का दिया जरूर जला के आना है और पितरों की सदगति की प्रार्थना करनी है। यानी आपको ईश्वरीय एनर्जी से जुड़ना है, दिए का एक दीप दान करके पूरे के पूरे 15 दिन। और अगर आपके केतु हैं सेकंड हाउस में, तो फिर आपको ईडेबल्स, कच्चा राशन, ये किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को अपने एंसेस्टर्स के नाम पे पूरे 15 दिन देना है। हर बार आप किसी नई एंटिटी को भी दे सकते हैं, रोज किसी एक इंसान को भी दे सकते हैं। शर्त यह है कि वो गरीब इंसान हो और उसको उस अनाज की जरूरत हो। ये अनाज कोई भी हो सकता है, दालें हो सकती हैं, आटा, चावल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप दीजिए एंसेस्टर्स के नाम पे। और केतु जो है, मैंने जैसा आपको बताया, ये वो ऊर्जा शो कर रहे हैं जो आप देंगे, ये आपका पेंडिंग कर्मा था जो पितरों ने आपको देने के लिए कहा है। अब केतु अगर आपके तीसरे घर में हो, तो यहां पे आपको क्या करना है, इस पितृ पक्ष में अपने खोए हुए संबंध दोबारा बहाल करने हैं। ये पितरों द्वारा आपको सौंपा गया काम है। जरूरी नहीं है कि दान ही सब कुछ है, दान सब कुछ है, लेकिन पितरों द्वारा दिया गया कर्म भी एक दान का ही स्वरूप मानिए, एक पुण्य का स्वरूप मानिए। जिन लोगों से कांटेक्ट टूट चुका है, आप उनसे कांटेक्ट दोबारा बहाल करिए इस पितृ पक्ष में, इससे पितृ प्रसन्न होंगे। और इसमें आप लोगों से जुड़ने के अलावा अगर किसी को कोई कम्युनिकेशन के साधन आप अवेलेबल करवा सकें, सपोज आपकी हाउस हेल्प है, उनका मोबाइल टूटा हुआ है, उनको मोबाइल ले दीजिए, नहीं तो आप किसी का सिम ही रिचार्ज करवा दीजिए। आज की डेट में ये चीजें भी तो संभव है ना। पुराना समय होता तो ये बातें और थी, लेकिन आज की डेट में जो सवाल सेम रहते हैं, समय के अनुसार जवाब चेंज होते हैं। तो आपको इस पितृ पक्ष में क्या करना है,
किसी के किसी से संवाद कायम करने के जो सोर्सेज होते हैं वो उपलब्ध करवाने हैं दान के द्वारा, डोनेशंस के द्वारा, हेल्प के द्वारा। और ये एक्चुअल में आपकी हेल्प करने वाले हैं। मैंने आपको रास्ता पकड़ा दिया, आप अपने साधन अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार इसको खुद डिफाइन करिएगा। केतु आपके 4th हाउस में होंगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहां पे आपको एक चीज देखनी है कि आपका जो घर है, अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस मांग रहा था तो यह भी आपके कर्मों का स्वरूप है, इसको इग्नोर मत करिएगा। आप अपने घर की मुरम्मत करवाना जो है सबसे पहली प्रायोरिटी रखिएगा पितृपक्ष में। यहां पे पितृ आपको संदेश दे रहे हैं कि आप अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बारे में थोड़ा सा सोचिए। यहां पे आपको पितृ ये भी संदेश दे रहे हैं कि यहां पे आपको उस एक इंसान की हेल्प करनी है जो इंसान इमोशनल रूप से टूटा हुआ है। आपके सर्कल में देखिए कौन सा ऐसा इंसान है जो इस समय बड़े स्ट्रेस में, बड़े डिप्रेशन में है। पूरे पितृपक्ष में उसके पास जाके बैठिए, उसकी हेल्प करिए, उसको इमोशनल सपोर्ट दीजिए। हर चीज जरूरी नहीं है कि आप पैसे या चीजों के रूप में ही दान करें। आपका ये जो समय है ना, ये एक गिफ्ट है, एक दान है पितरों के नाम पे, जो डायरेक्टली आपके पितरों को बहुत खुश करेगा। आपको 4थे घर के केतु मिले ही इसलिए हैं कि आप किसी को इमोशनल सपोर्ट दे सकें। नहीं देंगे तो पितरों द्वारा आपको दिया गया काम पूरा नहीं होगा और पितरों का आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा नहीं। आपके केतु 5म भाव में है ना, तो आपको यहां पे बहुत जरूरी एक काम करना है। किसी बच्चे की पढ़ाई की फीस दे दीजिए, स्टेशनरी किताबें दे दीजिए, या किसी भी तरह से किसी इंसान की लर्निंग को, सीखने को सपोर्ट कर दीजिए। इतना भर करना आपके लिए पूरे के पूरे पितृपक्ष के दान बन जाएगा। केतु अगर आपके 6ठे घर में है तो यहां पे आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज करनी है वो करनी है कि 6ठे घर के केतु जो हैं, यहां पे आपको केतु मिले ही क्यों हैं? ये केतु आपको इसलिए मिले हैं कि आप छिटपुट बातों में उलझे रहें, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहें। यहां पे आपको क्या करना है? मेडिटेशन डेली, पितरों के नाम पे 15 से 20 मिनट रोज ध्यान लगाना है और पितरों के ही नाम पे आपने रोज एक दिया जलाना है। लेकिन ये जो दिया है ये शिव मंदिर में ही होना चाहिए। आपको 6ठे घर का केतु जो है ना, फोकस के हटने का कारण बनता है आपके, और जब फोकस हटेगा तो आप ना केवल अपने काम से डिस्कनेक्ट होवोगे बल्कि पितरों द्वारा बताए गए रिचुअल से डिस्कनेक्ट होवोगे। यहां पे आपको बहुत जरूरी जो चीज है वो करनी है कि मेडिटेशन शुरू करनी है पितृपक्ष की। यहां पे आपकी शुरू की गई मेडिटेशन जो है ना, ये बड़े लंबे समय तक चलेगी और आपको आप ही का एक नया वर्जन भी बनाएगी। अब केतु आपके 7th हाउस में है ना, तो यहां पे आपका कर्जा आपके जीवन साथी के प्रति है। आपको 7th हाउस का केतु इसलिए मिला है कि या तो आपने पिछले जन्म में अपने लाइफ पार्टनर के साथ बड़ी बेरुखी दिखाई थी और इस जन्म में मे बी आपको अपने लाइफ पार्टनर से कोई डिटैचमेंट या बेरुखी देखने को मिल सकती है। तो उनको अपना क्वालिटी टाइम देना, एक तो इस पितृपक्ष में आपके लिए यह पश्चाताप है। लेकिन यहां पे डोनेट क्या करना है? गौशाला में गायों को रोज कुछ ना कुछ हरा चारा खिलाते रहिए। ये पूरे के पूरे पितृपक्ष में करिए, पितरों के नाम पे करिए। पितरों के जितने भी अगर सो कॉल्ड कर्स भी आपकी लाइफ में है ना, इससे डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आपके केतु 8म भाव में है, 8म भाव चीजों के सड़ने का भाव होता है, या कह लीजिए कि एक चीज के खत्म होकर जीवन में नया बीज स्वटित होने का भाव होता है। अगर आपके केतु 8म भाव में है तो इस पितृपक्ष में आपको क्या करना है? पहले तो कोशिश करिए कि घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ के अपने पितरों का अगर कोई स्थान है तो, या कुलदेवी कुलदेवता का स्थान है, वहां पे जाइए, पितरों की सदगति की प्रार्थना करिए। लेकिन अगर आप ऐसी रिमोट लोकेशन पे या अब्रॉड रहते हैं, या कोई ऐसा केस है आपकी लाइफ में कि आपको पितरों का स्थान ही पता नहीं है, तो भी उस केस में आप किसी प्राचीन सिद्ध शिव मंदिर को पितरों का स्थान मानिए और वहां पे जाके पहले तो यह संकल्प करिए कि प्रभु आज से आप ही मेरे पितरों का स्थान है और आप ही के द्वारा मैं पितरों की सदगति की प्रार्थना करूंगा। सारे पितृपक्ष में रोज वहां पे जाइए, वहां पे कोई फल फूल जरूर अर्पण करिए और पितरों की सदगति की प्रार्थना करके आइए। और उसके बाद थ्रू आउट हर अमावस पे वहां पे जाना है, फल फ्रूट अर्पण करके पितरों की सदगति की प्रार्थना करते रहना है। और अभी जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, किसी चर्चा के एंड में मैं आपको इस पितृपक्ष में करने वाला विशेष उपाय भी दूंगा, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा।
केतु अगर आपके 9th हाउस में है तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको केतु 9th हाउस में इसलिए मिले हैं कि आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से लोगों के जीवन में फर्क लेके आ पाए। तो चलिए इस पितृपक्ष से शुरू करिए कि जितना आपको आता है उतना अनकंडीशनली लोगों से शेयर करके लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना शुरू करिए। लेकिन दान पुण्य के नाम पे यहां पे आपके लिए एक विशेष दान है, वो है कि आपको क्या करना है कि अपने एरिया के कोई स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करिए, उनको रोज फीड करना शुरू करिए। और ये जो फीड करना है ना, ये आप पितृपक्ष और उसके बाद भी करते रहिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपका ये किया गया रिचुअल जो है ना, आपको आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद दिलाता है। अब केतु 10वें भाव में है। 10वें भाव के केतु जो हैं, ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये आपको जो भी आपके गुण है ना, काम में अप्लाई नहीं करने देते हैं। सपने बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन आपके जो गुण हैं वो काम में अप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे मेडिटेशन मोड में जाइए, चिंतन मोड में जाइए। केतु 10वें घर में है तो देखिए कि आप अपने पूरे गुण जो हैं काम में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और यहां पे डोनेशन कौन सी होगी, यहां पे डोनेशन होगी शहद की, गुड़ की, या फिर डोनेशन होगी शक्कर की, जो गुड़ का चूरा होता है। ये लगातार 15 दिन किसी भी मंदिर में, किसी भी धर्म स्थान पे डोनेट करते रहिए पितरों के नाम पे। इससे एक तो पितरों की ऊर्जा से आप जुड़ेंगे और फिर जो काम में आप अपने गुण यूज नहीं कर पा रहे हैं ना, वो यूज होने शुरू होंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और बदले में आप अपने जीवन में लेंगे सुपर ग्रोथ। अब अगर आपके केतु हैं 11वें भाव में, तो यहां पे आपको सबसे बड़ी जरूरत है कि आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा सतर्कता से आपको एक चीज इवैल्यूएट करनी है। क्या इवैल्यूएट करना है कि कहां पे आप अपने जीवन में प्लानिंग पार्ट में गड़बड़ कर रहे हैं। 11वें भाव के जो केतु वाले होते हैं ना, लोग उनके टैलेंट का फायदा उठा जाते हैं, लेकिन जितने इनके अपने गुण होते हैं ना, ये अपने लिए यूज नहीं कर पाते और उसमें लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ टारगेट ये हमेशा रहता है। आपको ये केतु 11वें भाव में मिले हैं ना, तो आपके पितृ इस केतु के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि लिख के सोचो भाई। तो इस पितृपक्ष में जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, कौन कहता है कि पितृपक्ष में आपको नई चीज नहीं करनी चाहिए, करिए, लेकिन वो करिए जो आपका चार्ट कह रहा है। आपके 11वें भाव के केतु है ना, पितृपक्ष में पितरों का स्मरण करके आप अपने जीवन का कोई भी प्लान बनाइए। अब पितरों की जिम्मेदारी बन जाएगी आपके उस प्लान को कंप्लीट करवाना। और उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, उपाय के तौर पे आपको काले और सफेद तिल जो हैं, ये पितृपक्ष में या तो जल प्रवाह करके आइए एक एक मुट्ठी। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे जल दूर है, बहता हुआ पानी, या जल के करीब आप रहते ही नहीं हैं, तो फिर एक काम करिए, आप काले और सफेद तिल जो है ना, ये किसी बड़ के पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे पूरे पितृपक्ष में आप अर्पण करके रख के आते रहिए पितरों के नाम पे। जबरदस्त उपाय है और ये उपाय जो है ना, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि आपका सबकॉन्शियस सीधा पितरों की पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करता है। अब अगर केतु 12वें भाव में है तो 12वें भाव के केतु बड़े विरलों को मिलते हैं। 12वें भाव के केतु उन लोगों को मिलते हैं जिन पे पितरों की कृपा होती है। तो आपको सिर्फ पितरों की सदगति की प्रार्थना करनी है और आपके पास जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से कोई ईडेबल, कोई बना हुआ या कच्चा भोजन लोगों में अर्पण करते रहिए पितरों के नाम पे। आपके ऊपर वैसे ही पितरों की कृपा है और सिर्फ ट्रांस मेडिटेशन में जाने की कोशिश करिए। और आपको वैसे ये पितृपक्ष से संबंधित नहीं है, लेकिन एक सलाह है, पानी खूब पीना शुरू करिए, क्योंकि पानी पीना जो है आपकी मेंटल कंडीशन को जो है अच्छा करेगा और फिर आप बड़े ढंग से अपने पितृ कृपा से जुड़ने वाले बनेंगे। अब आइए उस उपाय पे जो मैंने इसी वीडियो के शुरू में बोला था कि आपको ऐसा उपाय है जो सभी राशियों के लिए, सभी लोगों के लिए कॉमन उपाय है। अब पितृपक्ष है क्या? पितृपक्ष है कि आप जिनका वंश हैं उनकी कृपा से जुड़ने का। अब यहां पे आप घर में किसी मेंबर की ड्यूटी लगाइए, आप खुद करिए, एक फैमिली ट्री क्रिएट करिए। आपको अपनी फैमिली में जो भी आपके दादा या उनके फादर, जिनका भी पूरा आपको सिस्टम पता है, उनसे लेके आप तक या आपके बच्चों तक जो भी वंश है, पूरा एक फैमिली ट्री क्रिएट करिए। इस फैमिली ट्री को हो सके वहां पे प्रॉपर एक फोटोज चिपकाइए और इस फैमिली ट्री को घर में, घर के साउथ वेस्ट में या तो फ्रेम करवा के रखिए, नहीं तो अपने स्टडी टेबल पे रखिए, किसी ऐसी जगह पे रखिए जहां पे ये फैमिली ट्री आपको विजिबल हो। केवल यही जो है ना, ये आपके सबकॉन्शियस को ट्यून करता है आपकी जड़ों से जुड़ने के लिए। दिखने में ये उपाय एक सरल मामूली उपाय,
लेकिन इस उपाय के जो असर हैं इतने तेज हैं, इतने गहरे हैं कि ये आपके बड़े से बड़े पितृदोष तक को शांत कर सकते हैं। इसके बाद आपके जीवन में वो घटनाक्रम होने शुरू हो जाते हैं जिससे आपको अपने बड़े से बड़े संकट से निकलने के साधन भी उपलब्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी चर्चा कि इस पितृपक्ष को अपनी फेवर में किस तरह से किया जाए। तो चलिए इस चर्चा को अभी यहीं विराम देते हैं और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।